चैप्टर 5 देख रहे हैं क्लास 10 का DHTML और CSS। इसमें हम देखेंगे कि HTML और DHTML में क्या अंतर है और CSS क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और D से क्या होता है, डायनेमिक होता है या और कुछ होता है। HTML हम जान चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS के हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे और जो प्रॉपर्टीज होती है CSS की वो कैसे काम करती हैं और कैसे हम CSS से पेजेस में, वेब पेजेस में इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं। जब हम कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं तो एक वेब पेज ओपन होते ही एक स्टैटिक कंटेंट दिखता है जो लिखा हुआ है, और कुछ कंटेंट होता है जो ये वेब पेज कहीं से रिक्वेस्ट करता है, यानी कि डायनेमिक। मान लीजिए यहां पर एक डेट है, या मान लीजिए कहीं किसी और जगह से आपको ये मौसम की जानकारी दे रहा है। तो जैसे आप ये वेब पेज ओपन करेंगे, ये मौसम की जानकारी जहां से भी आ रही होगी वहां से ये इंफॉर्मेशन मांगेगा। होता क्या है, एक बार जैसे ये पेज ओपन हुआ, जो चीज आ गई वो तो आ गई। अगर आप मानते हैं कि इस आपने खोल के रखा हुआ है इसको, या मैं और अच्छा आपसे इंटरेक्टिव एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, यहां स्कोर है, ये स्कोर है। एक बार जब ये ओपन हो गया तो ये स्कोर, अब क्रिकेट मैच तो चल रहा है, ये स्कोर हमेशा अपडेट होना चाहिए। ये स्कोर अपडेट तो होगा नहीं, बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके पास है DHTML। इसे डायनेमिक HTML भी कह रहे हैं, यानी कि हम HTML को कंबाइन कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के साथ, जो इस तरीके से आपके क्लाइंट ब्राउजर पे यहां पर चलती रहेगी ताकि इस स्टैटिक पेजेस पे भी कुछ स्पेशल इफेक्ट्स, कुछ इंफॉर्मेशन आती रहे। तो DHTML एक तरीके से कॉम्बिनेशन है HTML और जावास्क्रिप्ट का। अब HTML तो कंटेंट होता है, स्टैटिक कंटेंट होता है, जो यहां दिखेगा स्टैटिक है, यानी ये चेंज नहीं होगा, जो है वो है। लेकिन अगर आपको यहां इंटरेक्टिविटी बढ़ानी है, चीजों को आप यूजर से इंटरेक्ट करने देना चाहते हैं और कुछ चीजें इसमें डायनेमिक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट का उपयोग करना पड़ेगा। जो भी आपके 4th जनरेशन ब्राउजर्स है वो, और बल्कि अभी के जो भी है वो और भी डायनामिक हो चुके हैं। तो DHTML क्या है, इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है, ताकि आप जो वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, वेब एप्लीकेशन है, उनको एक तो इंटरेक्टिव बना सके, यानी कि यूजर इससे इंटरेक्ट कर सके प्रॉपर्ली, और ये डायनामिक हो, यानी कि ये रियल टाइम सिचुएशन आपको दिखा सके, जो कंटेंट दिख रहा है केवल वही नहीं, बाकी और भी दिखा सके। तो HTML की बात करें, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये है, आप इससे अभी आप सीख चुके हैं इसके बारे में बहुत ज्यादा। तो क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट, लिंक्स, या जो भी पेज एलिमेंट हमने इसमें बात की थी। ऐसी अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। आप जो टेक्स्ट है, जितने भी आपको हेडिंग वाले टेक्स्ट दिखाने हैं, अगर आप चाहते हैं कुछ और पोजीशनिंग हो या कुछ लेयरिंग वाइज कंटेंट दिखाई जाए, आप कहीं लाएं माउस तो ये चीज अपने आप, इसका एनिमेशन चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, कर्सर चेंज हो जाए, वो सब आप CSS से करेंगे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट से। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये स्क्रिप्ट है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, जावास्क्रिप्ट का मतलब इसका जावा से कोई लेना देना नहीं है। जावा नाम तो है, लेकिन इट इज नॉट एट ऑल और समवट रिलेटेड विद, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजीज आपस में कहीं ना कहीं तो रिलेटेड है। अगर आप बोलेंगे C++ से रिलेटेड है, नहीं है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि C++ के ऊपर ही बनी है ना। और आप बोलेंगे जावा C++ से अलग है, नहीं, जावा ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट लिया है C++ से। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहीं ना कहीं आपस में तो जुड़ी है। इसी तरीके से ये जावा से संबंधित तो है, लेकिन जावा का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो ये एक तरीके की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसको मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहूंगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ना ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ना ये आपकी स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बल्कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इससे क्या होगा कि HTML और स्टाइल शीट जो आप यहां पर देख रहे हैं, इसको आप डायनेमिकली कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायनेमिक आपका लुक एंड फील की बात है कि कौन सी चीज कब आ रही है। तो ध्यान रखिएगा कि ये DHTML
ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। DHTML जो ब्राउजर है उसमें कंटेंट दिखाने के लिए है। जावास्क्रिप्ट ऐड कर देता है, डायनेमिसिटी जो ऐड कर रही है। डायनेमिसिटी का मतलब ये है कि आप जो वेब पेज स्टैटिक नॉर्मली होता है उसमें डायनेमिसिटी यानी कि डायनेमिक कंटेंट देख पा रहे हैं। बार बार एक ही चीज आ रही है कि आप डायनेमिक बना रहे हैं, यहां भी डायनेमिक, यहां भी डायनेमिक। जो लुक एंड फील है उसको और आप इंटरेक्टिव बना रहे हैं। तो DHTML का यूज करके आप एनिमेशन, पॉपअप मेन्यूज, बाहर से कोई डेटा लेना है आपको तो, और यहां से उठा के एक ही पेज, वेब पेज में यहां से उठा के यहां डालना है, यहां से उठा के यहां डालना है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। तो DHTML के फीचर्स की अगर हम बात करें तो DHTML आपके डॉक्यूमेंट को डायनेमिक बनाती है। ये आपको या डिजाइनर को एक तरीका देती है ताकि आप जो डायनेमिक या जो HTML कंटेंट है उसको कंट्रोल कर सके। जैसे ही विजिटर आएगा कोई, क्योंकि वेब पेज होते ही विजिटर्स के लिए, यूजर्स के लिए होते हैं, तो जैसे ही विजिटर आएगा ये वेब पेज उस हिसाब से रिएक्ट करेगा या चेंज होगा एज पर विजिटर चॉइस। कहां आप रख रहे हैं, पोजीशनिंग क्या हो रही है, और वो पोजीशनिंग कैसे चेंज होगी, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है या फिर कंट्रोल्स हैं आपके वेब पेज में, वो DHTML तय करेगा। कोई चीज आ रही है उसको हाइड भी हो रही है, शो भी हो रही है, ये भी आपका DHTML तय करेगा। तो DHTML ये क्या करता है, HTML एलिमेंट को कोई भी ब्राउजर, यहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम लिखा हुआ है लेकिन हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, कोई भी ब्राउजर, आपका ओपेरा हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, और भी जो आपके पसंदीदा हो, क्रोम हो सकता है। तो DHTML ये अलाउ करता है कि जो HTML एलिमेंट है आपके ब्राउजर में आप उसे चेंज कर सके, मैनिपुलेट कर सके, ताकि आप प्लेन HTML को एक डायनेमिक HTML का प्रारूप दे सके। DHTML के साथ ध्यान रखिएगा कि सब चीजें क्लाइंट साइड पे होती है, ओनली क्लाइंट साइड। इसमें आप ये मत समझिएगा कि कोई चीज सर्वर से चेंज हो रही। जो मैंने आपको स्कोर कार्ड का एग्जांपल बताया था ना, उसमें बहुत ज्यादा रोल आएगा सर्वर का, तो उसको अभी आप एक एग्जांपल के तौर पे बताया था, लेकिन यहां पर हम बात केवल क्लाइंट साइड की बात कर रहे हैं। जो भी चेंजेस होंगे, जो भी चीज हो रही है, वो क्लाइंट साइड पे होगी। HTML में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, या DHTML में हम DHTML की बात कर रहे हैं, उसमें आपका एक तो HTML तो होगी, साथ में आपके स्क्रिप्ट्स होंगी, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट की बात की, ताकि आप वेब पेज का मैनिपुलेशन, चेंजेस कर सके। अब आया DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका मतलब यह है कि आप डिजाइनिंग की बात है, कहां से कहां आप जा सकते हैं, कोई मतलब लोकेशन उन एलिमेंट्स का, और जावास्क्रिप्ट कहां क्या काम करेगी, किस तरीके से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चेंज होगी। ऐसी पोजीशनिंग, यानी कि क्या कोई एलिमेंट फिक्स रहेगा या इसको ब्राउजर को छोटा बड़ा करेंगे तो चेंज होगा, किस तरीके से वो रिलेटिव या एब्सोल्यूट पोजीशनिंग करेगा। फिर है मल्टीमीडिया फिल्टर्स। मल्टीमीडिया फिल्टर का मतलब ये है, अब मल्टीमीडिया का मतलब ये होता है गाना, वीडियो, इस तरीके की चीजें। तो किस तरीके से आप टेक्स्ट, इमेज, ये सब विजुअल इफेक्ट आप क्रिएट करेंगे, और डाउनलोड वगैरह है, ये सब चीजें इसमें मल्टीमीडिया में आएंगी। अब हम बात करें कैस्केडिंग स्टाइल शीट की। कैस्केडिंग स्टाइल शीट या CSS। मैं अभी इससे पहले कि आगे बढ़ूं, जब हम ये बात कर रहे हैं अभी फिलहाल HTML5 प्लस CSS3 का जमाना है, ये साथ में चल रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं और ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो CSS की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं CSS3 चल रहा है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट ये एक ऐसी स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो आपके डॉक्यूमेंट में जो मार्कअप लैंग्वेज है उसके लुक एंड फील, उसकी सुंदरता, उसका आकर्षण और उसको और देखने योग्य बनाने में काम आती है। आप जैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक महिला है, वो आमतौर पे घर पे रहती हैं, जब वो शादी में जाती हैं तो वो तैयार होती है। ये जो तैयारी है, अगर ये महिला HTML है तो ये जब ये शादी में पहुंची तैयार होके, तो तब ये CSS के थ्रू तैयार होके गई। HTML ने CSS को लेकर तैयारी की और ये शादी में गई। ये वाली बात है, क्योंकि जब आप इंटरनेट पे लाएंगे कोई चीज तो आप उसको हमेशा तैयार, यानी कि मेकअप करके लाना चाहते हैं। वो मेकअप का काम CSS करता है, तो CSS का और कोई काम नहीं है, केवल ये मेकअप का काम करता है।
चाहे आप फॉन्ट, कलर, स्पेसिंग, ये सब सुंदरता लाना चाहें वेब डॉक्यूमेंट में, आजकल की आपने वेबसाइट देखी होगी, एकदम यूनिक टाइप की है, सब चीजें फ्लो कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ डायनामिक है। वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट में भी इसका बहुत बड़ा उपयोग है। तो जो एडवांटेज है सीएसएस का, या फिर जो इसके फायदे हैं सीएसएस के, पहली चीज तो ये है कि आपके पास एचटीएमएल है, एक छोटी सी फाइल बाहर बना दीजिए और उसमें लिख दीजिए कि मान लीजिए हेडिंग जो होगी उसका कलर लिख दीजिए, साइज लिख दीजिए। तो जितनी भी H1 यूज करेंगे पूरे पेज में, हो सकता है आपके पास 50 वेब पेज, सब में स्टाइलिंग चल जाएगी। एक सिंगल स्टाइल शीट से पूरे डॉक्यूमेंट, जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सब कंट्रोल हो सकते हैं। प्रिसीजन, जो कंट्रोलिंग है उसका प्रिसीजन, और क्या क्या, जैसे अब ये आज क्या हो गया, आज ये नहीं है कि आप वेब पेज केवल लैपटॉप ही देख रहे हैं या कंप्यूटर पे देख रहे हैं, अब आप मोबाइल पे भी देख रहे हैं, मोबाइल छोटी स्क्रीन होती है, अब आप टैबलेट पे भी देख रहे हैं, तो सबके लिए आपको बनाना पड़ेगा। तो सबके लिए सीएसएस काम करती है, राइट। और जितने भी एडवांस जो मैं बता रहा हूं आजकल की जो चीजें बन रही है, वो सारी चीज आप वेब पेजेस पे लगा सकते हैं। लेकिन सीएसएस का कुछ लिमिटेशन भी है। पहली चीज तो ये है कि सीएसएस, अगर मैं सीएसएस की बात करूं जो CSS3, वो ब्राउजर, ऐसा नहीं है कि सारे ब्राउजर उसे सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं वो चल रहा है कहीं नहीं चल रहा, मैक्सिमम तो सपोर्ट करते हैं। तो जिस तरीके से आप डिजाइन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर ब्राउजर में वैसा दिखे। तो अलग अलग ब्राउजर स्पेसिफिक है, मतलब हो सकता है ये आपके मोजिला फायरफॉक्स में अच्छा दिख रहा हो, लेकिन वो बिल्कुल अलग तरीके से दिखने लगे इंटरनेट एक्सप्लोरर में, ये ध्यान रखिएगा। अब कैसे हम अप्लाई करेंगे सीएसएस को HTML में? तो 3 तरीके हैं मेनली जिसे सीएसएस आप HTML डॉक्यूमेंट में लगाएंगे। पहला है इनलाइन मेथड, दूसरा है इंटरनल मेथड, और तीसरा जो आमतौर पे लोग यूज करते हैं वो है एक्सटर्नल। तो इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन का मतलब क्या है, इसको हम एट्रीब्यूट स्टाइल भी कहते हैं। आप क्या करें, जो HTML की प्रॉपर्टी है वहीं पे डाल दें, इसको सीएसएस को वहीं पे डाल दें। मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो वेब पेज का बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए या कोई आपके हिसाब का कलर हो जाए, तो आप कैसे करेंगे? HTML लिखा आपने, ये तो आप जानते हैं HTML हेड में आपने कुछ टाइटल दे दिया। अब हम यहां पर आते हैं बॉडी के अंदर। आपने क्या किया कि HTML की पूरी जो वेब पेज है, मतलब पूरी बॉडी को आप रेड करना चाहते हैं वेब पेज की, तो आप यहीं पे लिख देंगे बॉडी। ये स्टाइल जो आप देख रहे हैं ना, यही CSS है और कुछ नहीं। बॉडी इज इक्वल टू, आपने डबल कोट्स में लिखा बैकग्राउंड कलर कोलन हैश FF0000। FF का मतलब होता है ये रेड, यहां पर अगर FF होता तो ये ब्लू हो जाता, यहां FF होता है तो ये ग्रीन हो जाता, मतलब केवल FF। और पूरा करते हैं FF0000, ये ब्लैक होता है, और अगर आप FFF कर देंगे तो वो आपको व्हाइट हो जाएगा, तो बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा तरीका है कि अंदर ही आपने कर दिया। लेकिन इसे हम एट्रीब्यूट स्टाइल कर रहे हैं क्योंकि यहीं पे आता है, इससे और भी अच्छे स्टाइल है हमारे पास। जैसे आप क्या करेंगे, आप बैकग्राउंड आपका रेड हो जाएगा। अब दूसरा स्टाइल क्या होता है, इंटरनल स्टाइल। इसका मतलब ये है कि आप जो CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, वो आप कोड के अंदर ही लिखें, लेकिन इनलाइन ना करें। यानी कि आप कुछ इस तरह का ना करके यहां ना लिखे, आप इसको लिख दें और इसको यहां पर कॉल कर लें, या फिर उसको कॉल क्या होता है, कॉल हो जाएगा जब इसके कोड में ही आ गया। तो HTML वगैरह तो लिख दिया आपने, इस हेड में हमने क्या किया, टाइटल वाइटल सब बना दिया। ये देखिएगा, हमने यहां से शुरू किया CSS का स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। इसका मतलब हमारी ये CSS कंटेंट है। स्टाइल को शुरू किया, स्टाइल को बंद कर दिया। ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट शुरू हुई, ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट बंद हो गई। बॉडी में आपने लिखा, देखिए लिखा कैसे, बॉडी, उसके बाद आपने ब्रेसेस दिए, ब्रेसेस एंड किया, और वो जो कंटेंट पीछे लिखा था वो यहां लिख दिया, लेकिन बंद किया सेमीकोलन से। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको जब पेज चलाएंगे तो दिखाई नहीं देगी, चलेगी नहीं। तो हेड यहां पर हमने बंद किया, बॉडी में आप कुछ भी लिखते नहीं है। तो जैसे ही ये बॉडी, इसने देख लिया कि बॉडी जहां जहां आएगी उसको रेड करना है, तो जैसे ही ये बॉडी आएगी इसको रेड कर देगा। इसका यहां पर ब्लू कर दिया इन्होंने, क्योंकि मैंने कहा बताया था RGB, ये करेंगे तो ग्रीन, ये करेंगे तो ब्लू। RGB बताइए, FF यहां हो तो रेड, FF यहां है तो ब्लू, तो स्क्रीन हमने ब्लू कर दिया। एक जो तीसरा तरीका है, जो मतलब जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स है जहां पे जो यूज होने वाला तरीका है, वो है एक्सटर्नल।
आप लिंक कर रहे हैं स्टाइल शीट को, मतलब आप एक अलग से फाइल बनाएंगे .css करके, उसको इसमें लिंक करेंगे, किसमें, अपने HTML या जो ग्रुप है HTML डॉक्यूमेंट का उसमें। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट, उसका एक्सटेंशन होना चाहिए .css। ये आप कहीं भी रख सकते हैं, वेब सर्वर में रखेंगे आप। हार्ड डिस्क में अगर रखेंगे तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज जब भी वेबसाइट बनेगी या फिर वेब एप्लीकेशन बनेगी वो वेब सर्वर पे ही आनी चाहिए। तो आप देखिएगा कि मान लीजिए आपकी ये default.html है, एक स्टाइल का फोल्डर बना के नॉर्मली रखते हैं style.css। इस style.css के अंदर हम वही कंटेंट लिखेंगे जो अभी हमने इनलाइन में भी देखा और इंटरनल में भी देखा। तो अगर आप लिंक करना चाहते हैं HTML डॉक्यूमेंट, मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा आपको, ये default.html को इस CSS से, तो आपको बस एक लाइन जोड़नी होगी HTML में। कैसे, हेड के अंदर आइए, हेड के अंदर बस लिख दीजिए लिंक, आर्या लिखेंगे रिलेटिव, स्टाइल शीट बताएंगे कि देखिए साहब रिलेशन स्टाइल शीट का है, टाइप आप बताएंगे टेक्स्ट और CSS है, और रेफरेंस दे देंगे इसका, और इसका पाथ देना पड़ेगा आपको, इसके रेफरेंस में, इसका पाथ जो होगा वो इसके रेफरेंस में होगा default.html, क्योंकि default.html को इसे यूज करना है, ये इसे यूज करने वाली है, तो इसके रेफरेंस में देंगे, ये आपका पाथ जाएगा। पाथ बहुत सही, मतलब क्लियर होना चाहिए। तो इसमें जो कोड है वो इस तरीके से बनेगा, मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको। हमने क्या किया कि एक style.css बाहर बनाई, उसमें बॉडी को बैकग्राउंड कलर आपने यहां फिर से रेड दे दिया। अब हमने HTML बनाई, HTML के हमने हेड के अंदर लिंक दी, बाकी चीज आप समझते हैं, इससे मैं बाकी चीजों पे नहीं जा रहा हूं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, CSS पे सीधा। लिंक rel इक्वल टू स्टाइल शीट, टाइप टेक्स्ट CSS, href दिया आपने style.css। अब ये दोनों एक ही डायरेक्टरी में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने साइड डायरेक्टली कॉल कर, तो दिखेगा कैसे, ये ऐसा दिखाएगा, राइट। तो ये तरीका होता है कैसे हम अपने स्टाइल शीट को यूज करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, और जो बुक में है उससे थोड़ा सा कंटेंट हम चेंज करेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे। तो मैं जो कोड दिखा रहा हूं आपको, ये मैंने चेंज किया हुआ है, एक एक करके देखेंगे, कोई अगर गलती होगी तो उसे भी ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने नोट पैड पे आते हैं, और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक फाइल मैंने बना रखी है, और एक एक करके हम लेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये जो तरीका है वो है इनलाइन वाला। तो हम एक नई फाइल बना लेते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन के लिए। जैसे मैं इसको बोलता हूं सेव कर देते हैं इसको, सेव एज, इसका नाम रख देते हैं डिफॉल्ट, राइट, और इसको कर देते हैं HTML। ये हो गया। अब इसको अगर मैं चलाऊं, ये कोड, पहला कोड जो हमने देखा था अभी पढ़ा है, इसमें हमने क्या किया, HTML लिया, हेड लिया, हेड के अंदर जो आपको टाइटल वगैरह देना दे दीजिए। फिर हमने क्या किया कि जो बॉडी है इसी टैग के अंदर, इसीलिए इसको इनलाइन कह रहे हैं, इस बॉडी के लाइन में ही आपको दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड कलर को स्टाइल इज इक्वल टू लिखा, बैकग्राउंड कलर आपने दिया #FF0000, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, और ये बताता है कि कोड रेड होगा। अब इसको रन कराता हूं, मैं पहले सेव कर लेता हूं। आप देखेंगे कि बैकग्राउंड आपका रेड आ गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगला जो हमने सीखा वो आपका इंटरनल, यानी कि यही जो कंटेंट है, हमने क्या किया, इसको लिख दिया, पहले मैं ले जाता हूं, यहीं पे समझाता हूं, default.html यहां लिख दिया मैंने, हमने HTML लिखा, हेड लिखा, जो भी करना था वो हम नॉर्मल HTML जो बनाना है वो आप जानते हैं। अब आइए आप इस स्टाइल पे, हमने क्या किया, ये स्टाइल टैग लिया और इसको हेड के अंदर लिखना है, हेडिंग के अंदर लिखना है। स्टाइल में हमने टाइप दिया टेक्स्ट CSS, बॉडी, अब यहां पर लिखा हमने बॉडी, कि जहां जहां बॉडी मिलेगी वहां वहां बैकग्राउंड कलर हो जाएगा #0000FF, यानी कि हमने ब्लू कर दिया। चलिए उसको ग्रीन कर देते हैं, अभी आप ब्लू तो पढ़ चुके, इसको मैं कर देता हूं 3, और सेमीकोलन से बंद करेंगे, हेड बंद कर दिया, स्टाइल का टैग भी बंद कर दिया। अब आपने बॉडी के अंदर लिखा P, जहां भी बॉडी आएगी, जैसी बॉडी आएगी, ये इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देगा। इसको मैं चलाता हूं, अब देखिएगा क्या अंतर पड़ता है, ये ग्रीन कलर हो गया। इसके बाद जो तीसरी चीज मैंने आपको बताई वो है आपका एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल के लिए हम पहले तो ये कोड ले लेंगे default.html में, हमारा default.html ऑलरेडी बना हुआ है। हमने क्या किया, कुछ नहीं लिखा इसमें, हमने एक लिंक दे दी कि देखिए स्टाइल शीट लिंक करनी है,
और वो टेक्स्ट और CSS टाइप होनी चाहिए ना, टेक्स्ट फॉर्मेट में होगी, बाइनरी नहीं होगी, टेक्स्ट होगी। और रेफरेंस इसका style.css दे दिया, तो आपको एक style.css फाइल बनानी पड़ेगी। तो क्यों ना style.css बना लें, न्यू बनाते हैं और इसका नाम देते हैं style.css। इसको सेव कर देते हैं नई वाली फाइल को। मैं Notepad++ में कर रहा हूं ये सारा काम। और अब इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट में स्टोर करेंगे CSS में। तो C से ढूंढिए, यहां पर आपको कैस्केडिंग स्टाइल शीट मिलेगा, देखिए ये मिल गया। तो अब ये style.css बन गया। चलिए कंटेंट हम यहां से ले रहे हैं, अब हम जा रहे हैं style.css में। हमने कुछ नहीं लिखा, केवल ये कंटेंट हम वहां पर कॉपी करेंगे। देखिए कितना, एक लाइन, अगर इसको एक लाइन में लिख ले, कितना शॉर्ट कोड। बैकग्राउंड कलर आपका FF0000, यानी कि अब हम रेड करना चाहते हैं, हमारे पास ग्रीन है, अगली बार ये रेड होगा। तो अब मैं इसको भी सेव करता हूं। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट है style.css, ये उसी डायरेक्टरी में है जिस डायरेक्टरी में default.html है। अगर आप इसका डायरेक्टरी चेंज करेंगे तो आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। अभी हमारे दोनों एक में है तो काम चल जाएगा। अब मैं इसको दोनों को सेव करता हूं और मैं default.html को चलाता हूं। देखिए यहां तो कोई स्टाइल शीट मैंने नहीं लिखी, यहां पर तो केवल एक रेफरेंस दिया। तो चला के देखते हैं क्या ये रन करता है। देखिए रेड हो गया। इस तरीके से आप इसकी लिंकिंग करेंगे। तो ये 3 तरीके हमने देखे। तो आज की बात यहीं तक। अब हम फॉन्ट के बारे में बात करते हैं। फॉन्ट में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक फॉन्ट है। इसी तरीके से अगर इसका मैं स्टाइल इसका कुछ इस तरीके से हो जाए, कुछ भी बना रहा हूं मैं, तो ये एक अलग फॉन्ट हो जाएगा। ऐसे अलग अलग फॉन्ट होते हैं, यानी जिस तरीके से आपको अक्षर दिखाई दे। इसमें फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट का साइज है, फिर जो वेरिएंट है फॉन्ट के, और फॉन्ट का वेट क्या है। तो शुरुआत करते हैं फॉन्ट की फैमिली से। जो फॉन्ट फैमिली एट्रीब्यूट है या जो प्रॉपर्टी है, ये किस लिए यूज होती है? ये इसलिए यूज होती है ताकि आप कुछ फॉन्ट्स या आपकी प्रायोरिटी वाले फॉन्ट्स वेब पेज में लगा सकें। अगर आपके लिस्ट में जो दिए हैं, ये क्योंकि आपने प्रायोरिटी बना रखी है, अगर बाई चांस ये नहीं है तो ये होगा, ये नहीं हो तो ये होगा, जब तक ये सूटेबल आपको मिल ना जाए। तो जो फॉन्ट फैमिली है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, उसका तरीका है फैमिली नेम। वो एरियल हो सकता है, एग्जाम्पल दिए हैं, टाइम्स न्यू रोमन हो सकता है, टहोमा हो सकता है। जेनेरिक फैमिली की बात करें तो वो ग्रुप होंगे, या उसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है फैमिली नेम्स की तरह, ताकि उनकी सारों की यूनिफॉर्म या एक जैसी अपीयरेंस हो। अब नेक्स्ट में अगर हम आए तो सैन सेरिफ, जैसे एक एग्जांपल ले लें इसी में, ये कलेक्शन है फॉन्ट का। टाइम्स न्यू रोमन, जैसे गैरामॉन, जॉर्जिया, ये तीनों जो फॉन्ट फैमिलीज है ये आती है सेरिफ फॉन्ट में। किसमें आती है? सेरिफ। ये सारी की सारी कैरेक्टराइज होती है, इनकी फीट होती है, यानी इनके पैर होंगे। देखिए इनके पैर दिख रहे हैं, आर का ये पैर दिख रहा है, इनके पैर दिखाई देंगे आपको एक तरीके से, अगर आप हिंदी में समझेंगे पैर फॉन्ट के। अगर इसको देखें आप, जैसे ट्रेब्यूशे है, एरियल है, वर्दाना है, ये जो फॉन्ट फैमिलीज है ये वाली, इनकी जेनेटिक फैमिली होती है सैन सेरिफ। इसकी जैसे सेरिफ है, या इसकी होगी सैन सेरिफ। इसमें अगेन आप देखिएगा, दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल हैविंग फीट। फीट, अब यहां समझिए कि जो कुरियर है, कुरियर न्यू है या एंडल मोनो है, ये भी 3 फॉन्ट फैमिलीज है जो आपके मोनोस्पेस जेनेटिक फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसका मेन चीज ये है कि सारे जो कैरेक्टर है उनकी फिक्स्ड विड्थ होगी, चाहे सी हो, ओ हो, आर हो या आई हो, सबकी फिक्स्ड विड्थ होगी, एक जैसी विड्थ होगी। तो अगर आप फॉन्ट्स की लिस्ट डालना चाहते हैं वेब पेज में, उसमें जैसे हेड 1 है, हेडिंग 1 या हेडिंग 2, तो ऐसे लिखेंगे इसमें फॉन्ट फैमिली, कोलन लिखेंगे यहाँ पर एरियल, कॉमिक, सैन सेरिफ, ऐसे टाइम्स न्यू रोमन। तो पहला एरियल, कॉमिक, सैन सेरिफ और टाइम्स न्यू रोमन। ऐसे अगर आप और तरीके से लिखना चाहें तो टाइम्स न्यू रोमन, वर्दाना, सेरिफ। तो ये 3 हो गया ऑप्शंस आपके पास। इसका कोड अगर हम देखेंगे, जब इसको चलाएंगे, यहां समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या हुआ है। एक तो ये है कि ex1.css नाम की एक बाहर में CSS बना रखी गई है, उसको यहाँ पर स्टाइल शीट के नाम पे लिंक किया गया है। यहाँ पर उसमें जरूर H1 में ये दिया होगा, जैसे ये है,
और ये H2 में ये दिया होगा। तो जैसे ये चलेगा, ये जो भी आपके फॉन्ट अवेलेबल होंगे आपके सिस्टम में, उस हिसाब से ये H1 और H2 आपको दिख जाएगा। तो देखिएगा H1 की जो ex1.cxs में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, H2 में ये दिया हुआ है। तो ये पहला ही एरियल है और ये आपका टाइम्स न्यू रोमन है। अगर फॉन्ट के स्टाइल की बात करें तो फॉन्ट स्टाइल ये किस तरीके से दिखाई देगा, वो नॉर्मल हो सकता है, ऐसे झुका हुआ दिखाई देगा इटैलिक, या ऑब्लिक हो सकता है। तो यहां पर इस एग्जाम्पल में जो अभी नीचे आने वाला है, जो H2 है ये सारा आपको इटैलिक में दिखाई देगा, H1 आपको ऑब्लिक में दिखाई देगा। तो अगर आप देखें इसको H1 और H2 को चलाएं तो आप देखेंगे H1 आपको यहां ये फॉन्ट स्टाइल इसका ऑब्लिक है, जबकि ये इटैलिक है। ऑब्लिक और इटैलिक में यही अंतर है। फॉन्ट का वेरिएंस ही देखेंगे। वेरिएंट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल स्मॉल कैप्स देंगे या नॉर्मल देंगे, ये वेरिएंट इसमें बनता है। जो स्मॉल कैप्स फॉन्ट है वो क्या करेगा, जो कैपिटल लेटर है इसका स्मॉलर साइज दिखाएगा आपको। स्मॉलर मतलब कैपिटल तो होगा लेकिन ये कैपिटल लेटर छोटा दिखाई देगा, लोअर केस की जगह बड़ा ही छोटा दिखाई देगा। जैसे आप देखिए ये ABC है, ये भी ABC है लेकिन ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, इसे वेरिएंसी कहते हैं उसको। तो जो फॉन्ट वेरिएंट है इसको अगर आप सेट करेंगे स्मॉल कैप्स में, यहाँ पे कैप्स ही है क्या, मतलब कैप्स कैपिटल को कहते हैं, स्मॉल कैपिटल मतलब कैपिटल तो है ही लेकिन तो छोटा है। और आप नो स्मॉल कैप्स फॉन्ट अगर ये कहेंगे तो यदि फॉन्ट वेरिएंट ये दिया है और नो स्मॉल कैप्स फॉन्ट अगर आपका अवेलेबल है ब्राउजर में, तो वो आपको टेक्स्ट को अपर केस में दिखाई देगा। ये अगर है और ये अवेलेबल है, हम बाई चांस आपने ये दे दिया और ये अवेलेबल ही नहीं है तो क्या होगा, तो ये इसको छोटे की जगह बड़े में दिखाई देगा, ये इसमें कहना है। तो फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स हो सकता है, फॉन्ट वेरिएंट नॉर्मल हो सकता है। कोड कुछ इस तरीके से है आपका, ये लिंक किया गया, ये X1 को देखते हैं अभी। H1 H2 इस तरीके से दिखाई देगी। H1 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली है, साथ में हमने फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स दिए। यानी कि यहाँ पर H तो कैपिटल हो गया बाकी स्मॉल में हो गया, I तो कैपिटल हो गया बाकी स्मॉल में, S कैपिटल हो गया बाकी, मतलब है तो कैपिटल ही लेकिन थोड़ा छोटा दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर आप नॉर्मल रखते हैं तो जैसे नॉर्मल आप लिखेंगे वैसे दिखाई देगा। फॉन्ट के वेट की बात करते हैं, इसका मतलब है उसका भार कितना होगा, बोल्ड होगा, हैवी होगा, ये फॉन्ट के बारे में बात करेंगे। तो फॉन्ट नॉर्मल भी हो सकता है, फॉन्ट बोल्ड भी हो सकता है। तो कुछ ब्राउजर सपोर्ट करते हैं 100 से लेकर 900 ये नंबर्स, ताकि आप डिस्क्राइब कर सकें, बता सकें कि भार कितना होगा फॉन्ट का। तो फॉन्ट फैमिली इस तरीके से P, जैसे ये पैराग्राफ के लिए है, ये टेबल डेटा के लिए है, तो फॉन्ट फैमिली जैसे एरियल वर्धना ये इनमें से होगा। फॉन्ट वेट आपने नॉर्मल रखा, लेकिन जैसे टेबल डेटा आएगा ये फॉन्ट वेट आपने बोल्ड कर दिया। तो अगर एग्जांपल हम देखना चाहें, H1 H2 है इसमें, और हमने क्या किया कि इसमें फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया यहाँ पर, तो ये वाला जो होगा आपको बोल्ड में दिखाई देगा, ये आपका नॉर्मल दिखाई देगा। ऐसी फॉन्ट साइज के बारे में बात करें तो फॉन्ट साइज का मतलब है था उसका वो कितना बड़ा या छोटा दिखाई देगा, ये सेट करेगा साइज ऑफ फॉन्ट। तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट यूनिट है, चाहे आप पिक्सल्स में दे या परसेंटेजेस में दे, अलग अलग डिफरेंट यूनिट है ताकि आप फॉन्ट साइज को डिस्क्राइब कर सके। ये आप एग्जांपल देखिए जो दिखा रहा है कि फॉन्ट साइज क्या होगा इसमें। जैसे मान लीजिए ये आपका H1 है, इसमें H1 30 पिक्सल में हम आगे इसमें CSS में देना पड़ेगा ये। तो H1 H2 H3 अलग अलग है, जैसे 30 px में दे दिया। आप नहीं चाहते पिक्सल में देना तो पॉइंट में दे दीजिए, 12 पॉइंट दे दीजिए। आप नहीं देना चाहते तो इस तरीके से दे दीजिए आप। तो ये px है, pt है, परसेंटेज में दे सकते हैं, em दे सकते हैं आप, ये भी दे सकते हैं आप एक em। तो ये अलग अलग इसमें आ जाएगा। तो ये कोड जो CSS में दिया हुआ है, यहाँ पर केवल आपने फॉन्ट साइज दिया, कॉलम दिया, यहाँ पर 30 px है, पिक्सल पॉइंट परसेंट और em। तो इसमें जो px है और pt है ये एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है एज कंपेयर्ड टू द ब्राउजर अदर थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्राउजर। क्योंकि परसेंट और em ये आपको अलाउ करता है यूजर को खास तौर पे, ताकि वो जो कंटेंट है वो फिट दिखाई दे, मतलब वहां फिट हो रहा हो, इसीलिए परसेंटेज। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने 100% दिया और इसको दिया 12%, तो ये चाहे कितना भी बड़ा हो
इसको 100 मान के यहाँ फिट कर देगा 12%। कई जो पुअर विजन होती है जिनकी थोड़ा सा, या फिर मॉनिटर की क्वालिटी खराब है, उसके लिए हम ये परसेंटेज और ईएम यूज करते हैं, ताकि हर आदमी, हर इंसान जो इस धरती पे अवेलेबल है, एग्जिस्ट करता है, वो सारी चीजें देख सके। उनके लिए परसेंटेज और ईएम लाया गया है। बाकी ये पिक्सल और पॉइंट तो पूरा एब्सोल्यूट है, मतलब 640 पिक्सल है। आपने अगर ये 50 पिक्सल दे दिया, मान लीजिए 640 पिक्सल है, 50 दे दिया तो ये 50 पिक्सल लेगा। मान लीजिए ये स्क्रीन 40 की है तो तब भी ये 50 ही देगा, इसलिए ये एब्सोल्यूट है। जबकि ये परसेंटेज के हिसाब से चलता है तो ज्यादा ये बेहतरीन फिट हो पाता है। अब हम इनको, जो अलग अलग हमने स्टाइल्स पढ़े, उनको हम चाहते हैं कंबाइन करना। तो हम ये जिस अलग अलग डिफरेंट फॉन्ट प्रॉपर्टीज को हम कंबाइन करेंगे सिंगल प्रॉपर्टी, यानी कि अलग अलग फॉन्ट प्रॉपर्टी। आप देखिए ये पैराग्राफ जैसे मान लीजिए दिया, फॉन्ट स्टाइल आपने इटैलिक दे दिया, वेट आपने बोल्ड दे दिया, फॉन्ट साइज 30 px दे दिया, फॉन्ट फैमिली आपने एरियल या सैंस सेरिफ दे दिया। तो जो ऑर्डर है इसका वो इस तरीके से, पहले फॉन्ट स्टाइल, फिर फॉन्ट वेरिएंट, फिर फॉन्ट वेट, फिर फॉन्ट साइज, फिर फॉन्ट फैमिली। ये होगा इसमें वेरिएंट आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इसका जो तरीका होगा वो कुछ इसी तरीके से होगा। यहां से आता है। अब यहां पर देखिए हमने किया क्या कि एक HTML कोड बनाया, यहां पर हमने p में दिया कोई भी कुछ भी कंटेंट लिखा। इसकी स्टाइल शीट में हम देखेंगे क्या लिखा है। मीडिया इज इक्वल टू ऑल कर दिया। यहां पर हमने क्या किया, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, यानी ये इटैलिक में दिखाई देगा, बोल्ड रहेगा, 30 पिक्सल जगह ले रहा है ये, और एरियल, या अगर एरियल नहीं है तो सैंस सेरिफ में दिखाई देगा। तो ये हमने अब फॉन्ट के बारे में बहुत सारी चीज जानी। अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, जो हमने अभी देखा इसको रन करा के देखते हैं। हम जाएंगे हमारे नोटपैड++ में। यहां पर हमने एक default.html, पिछले अगर आपने मेरा डिस्कशन देखा होगा तो default.html और style.css हमने यहां दे रखा। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हमारे पास कोड है, ये पहली चीज है, यानी कि इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले एक एक्स्ट्रा ex1.css बनाना है। हम ऑलरेडी ये style.css बना चुके थे, लेकिन क्योंकि किताब में दिया हुआ है और आप इसको करना चाहेंगे तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये वाली ही फाइल हम बनाएं। तो एक ex1.css फाइल बनाते हैं, उसका नोटपैड++ में बना रहे हैं। इसका तरीका है फाइल में न्यू करिए, उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए, राइट क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर सेव एज कर दीजिए, और यहाँ पर इसका नाम रख दीजिए ex1, और इसको दे दीजिए संज्ञा किसकी या एक्सटेंशन किसका। यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये ex1.css बन गया। ये दोनों एक ही जगह है, default.html, और ये एक जगह है। अभी मैं इसको बता देता हूँ, कुछ भी नहीं, ये खाली है, ये भी अभी खाली है। तो default.html में कुछ भी नहीं है और दोनों ये एक ही जगह पे है। हम आते हैं अपने पहले कोड पे। सबसे पहले हम HTML का कोड लिखते हैं, किसमें, default.html में। हमने क्या किया, HTML बनाया, हेडिंग दी, टाइटल दिया। टाइटल, और आप जानते हैं कि जो लिंकिंग होती है एक्सटर्नल CSS की, वो हमेशा हेडिंग के अंदर होती है, हेड के अंदर। तो हमने लिंक कर दिया स्टाइल शीट ex1.css के नाम की, ढूंढेगा और उसकी प्रॉपर्टीज यहां लगा देगा। तो यह कहां लगाएगा, H1 और H2 में। तो हम क्या करते हैं, ex1.css को देखते हैं। तो ex1.css में हम बड़ा छोटा सा या सिंपल सा यहाँ पर कोड लिख देंगे, जो यहाँ पर है हमारे पास। अगर हम एक्सटर्नल पे माने तो हमारे पास, क्योंकि आप खुद भी लिख सकते हैं, बहुत छोटा सा कोड है, और जो यहाँ पर दिया हुआ है बाहर का कोड, वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसा कोड ले लेते हैं, जैसे यही वाला ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि H1 और H2 में हमें देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, H1 H2 का कोड यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे, बिल्कुल सिमिलर कोड होगा जैसे ही हम जानते हैं अपने नॉर्मल, इसको या इनलाइन लिख दें। यहां से हम उठाते हैं, सबसे पहला हमारा क्या है, default.html में हम एरियल और टाइम्स रोमन दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे, और ये बुक से ही लिया गया है, थोड़ा सा चेंज इसको जरा करना पड़ेगा। तो ये वाला उठाते हैं, हेडिंग 1 हम इसको दे देंगे। इसमें होगा क्या, यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें हो क्या रहा है। अच्छा देखिए, CSS में लिखा तभी ये आपका कलर इसमें चेंज आ रहे हैं। तो यहाँ पर एरियल सबसे पहले लेगा है, जो H1 है, अगर नहीं है तो कॉमिक सैंस सेरिफ, नहीं तो ये। इसी तरीके से यहाँ पर ये पहले लेगा, दूसरा, तीसरा, अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो ये, फिर ये, नहीं तो ये, मतलब प्रायोरिटी आपने डिफाइन कर दी। अगर आप अब इसको Ctrl+S करें और यहाँ पर आप देखिए H1 और H2 किस तरीके से दिखाई देता है। मैं इसको रन कराता हूँ क्रोम में। अब देखें एक कैसा आया, दूसरा कैसा आया, तो अलग अलग फॉन्ट में ये आ गया। तो तरीका ये है कि अगर आप
EX1 में इसके अलग अलग फॉन्ट देते हैं, हमने फॉन्ट्स फैमिली दिया है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वाला है उसमें हम जो फॉन्ट स्टाइल है उसके बारे में जान रहे हैं। हमने क्या किया, सेम सिमिलर चीज है, इसमें कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर हमने जो कंटेंट दिया हुआ है इसी में देखिए फॉन्ट, इसमें हमने इसके अलावा फॉन्ट स्टाइल और जोड़ दिया, ये फॉन्ट स्टाइल और जोड़ दिया। तो ये जो लास्ट है फॉन्ट स्टाइल ये जोड़ा, और ये फॉन्ट स्टाइल आपने यहाँ पर इटैलिक जोड़ दिया। तो ये इस तरीके से जोड़ना है, मैं इसको जरा इस तरीके से कर दूं। तो ये हम दोनों ले जाते हैं यहाँ पे, और ये इस तरीके से आ गया। तो आपकी अलग अलग फॉन्ट फैमिली तो वही रही, साथ में आपने पहले वाले को ऑब्लिक कर दिया, दूसरे वाले को आपने इटैलिक कर दिया। तो अब मैं दोबारा इसको रन कराता हूँ, देखिए क्या होता है। केवल मुझे एक CSS फाइल चेंज करनी पड़ रही है। देखिए कैसा हो गया, ये एक ऑब्लिक है, एक बाकायदा आपको इटैलिक दिख रहा है। मैं इस फाइल में कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल CSS में चेंज कर रहा हूँ, और मैंने केवल फॉन्ट स्टाइल जोड़ दिया। तीसरे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फॉन्ट स्टाइल भी देख लिया, जरा इसमें फॉन्ट वेरिएंट जोड़ते हैं। फॉन्ट वेरिएंट फॉन्ट स्टाइल के साथ फॉन्ट वेरिएंट जोड़ते हैं। तो ये पूरा कोड ले लेता हूं मैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा मैं ex1.css में इस कोड को थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, यानी फॉन्ट वेरिएंट इसका स्मॉल कैप्स होगा, और यहाँ पर फॉन्ट वेरिएंट इसका नॉर्मल होगा। तो बाकी सब चीजें वैसे ही चल रही जो अभी अभी हमने डिस्कस की। अब मैं default.html को दोबारा चलाता हूँ, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। आप देखें ये H कैपिटल है, बाकी ये कैपिटल है लेकिन ये छोटे हो गए, बाकी तो आपका इटैलिक चल ही रहा है ना। ये वाला फॉन्ट वेरिएंट, इसमें फॉन्ट स्टाइल इटैलिक है, फॉन्ट वेरिएंट में कुछ भी नहीं दिया आपने, इसे जो जैसा दिया वैसा वो चल गया। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अगर कुछ और एग्जांपल हमारे पास है तो, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका वो वेट दे रहे हैं, कितना इसका भार हो। तो पहला नॉर्मल में आएगा, दूसरा आपको बोल्ड दिखाई देगा। ये वाला कंटेंट लेते हैं और अब ये यहां पर डाल देते हैं इस वाले में। लेकिन इसमें देखिएगा कि चूंकि ये H1 H2 है, तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि बुक में इस तरीके से दिया हुआ है। हम इसको करके देखते हैं, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा इसका तरीका। तो यहां आप इसको सेव कर लीजिए पहले, फॉन्ट फैमिली। अब यहां पर देखिए कि इसको मैं रन कराता हूं, यहां पर ये कैसे आया, ध्यान दीजिए कि यहां पर आपने कहा कि ये बोल्ड होना चाहिए, यहां पर ये नॉर्मल होना चाहिए। हमारा किस तरीके से आया, एक बोल्ड है, थोड़ा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बोल्ड सा हो गया, ये नॉर्मल हो गया। ये एक तरीका हो गया आपका वेट देने का। फिर हम अगले में आते हैं। इस वाले में हमने क्या किया कि अब जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, चाहे वो फॉन्ट साइज हो या फॉन्ट वो है, उसको कंबाइन करने से पहले ये हमने लास्ट वाला ही वाला लेंगे। इससे पहले जरा हम एक चीज और देख लेंगे, फॉन्ट साइज के बारे में क्या बात होगी। फॉन्ट साइज में मैंने जैसे आपको बताया था, चलिए पहले तो कोड अलग ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग कोड है, इसको जरा हम पहले अलग से ले लेंगे, हमारा कोड अलग है इसमें। अच्छा, आप जैसे हमने default.html फाइल बनाई है, बुक में कहा गया है कि font.html बनाइए, तो आप font.html नाम दे सकते हैं इसका। तो ये हमारी एक नई फाइल हो गई जो default.html है, आपको font.html करके बनानी है, कोई भी नाम रखिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये CSS है, CSS में क्या चेंज होगा जरा देखिए। हमने यहाँ क्या किया, जब पैराग्राफ, पहले मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ लिखता हूँ। इसमें क्या किया, जब हेडिंग आएगी तो उसका 30 पिक्सल साइज होगा, हेडिंग 2 का 12 पॉइंट, हेडिंग 3 का 120%, और ये वाला आखिर का जो है ये देना पड़ेगा, इसका लास्ट का जो है 1 EM। तो अब इसको जरा कंट्रोल एस करते हैं, यहां पर भी कंट्रोल एस करते हैं। अब इसको चलाते हैं, थोड़ा सा अलग सा दिखाई देगा आपको। यहां पर इसको रन कराएंगे हम क्रोम में। अब देखिए सबके अलग अलग यहाँ पर साइज के नाम भी लिखे हुए हैं, तो ये अलग अलग आपके फॉन्ट वेट में आ गए। जो मैं आपसे अभी बता रहा था कि इन सबको हमने जो देख लिया, इसको हम जरा कंबाइन कर लेते हैं। तो एक जरा कोड हम और लिखें, और इसको ये बुक का ही लिया है, और अब इसको हम चाहेंगे कि इन सब में मीडिया ऑल कर दिया हमने, और जो हमने अभी भी सीखा वो सारी चीज यहाँ दे दें, सारी चीजें। तो क्योंकि हम पैराग्राफ की मेन बात कर रहे हैं, तो ये पी में आपको सारी चीजें दिखाई देगी, मतलब एक ही पैराग्राफ में हम इटैलिक देखेंगे, उसे बोल्ड भी देखेंगे, उसका साइज हम 30 px देखेंगे, उसकी फॉन्ट फैमिली एरियल या सैंस सेरिफ, क्योंकि मेरे इसमें एरियल है इसलिए मेरे सिस्टम में, तो आप एरियल जरूर देख पाएंगे। इसको कंट्रोल एस कर दीजिए, सेव कर दीजिए, इसको कंट्रोल, देखिए ये स्टार का साइन देख रहे हैं नोटपैड प्लस में, ये तभी जाएगा जो ऊपर है, जो आप सेव करेंगे। और सेव नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम पिछला जो कोड लिखा उस हिसाब से रन करेगा। अब देखें ये जो आपकी प्रॉपर्टीज दी थी वो सारी की सारी इस पे लग गई। ओके, तो ये तरीका है आपके फॉन्ट प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। इस बार हम कलर प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे हैं।
जिसमें हम देखेंगे टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट स्पेसिंग और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो टेक्स्ट इंडेंटेशन की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट इंडेंट मतलब ये होता है कि यहाँ और वहाँ इंडेंट, तो आप टैब दबाते हैं कोई चीज यहाँ जाती है, टैब एंटर दबाते हैं तो कोई चीज इधर आती है, तो इंडेंटेशन होता है। किस तरीके से आप आपके पैराग्राफ को या आपके जो कंटेंट है उसको इफेक्ट डालेंगे ताकि वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे कि कैसा आपका पैराग्राफ हो, क्योंकि जब आप कंटेंट देखेंगे तो आपको पता लगना चाहिए ना कि ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, इस टाइप के। जैसे अगर आप मान लीजिए 40 पिक्सल px इंडेंटेशन देना चाहते हैं सारे आपके जितने भी पैराग्राफ्स हैं जो p से मार्क्ड हैं, तो उसके लिए आप कौन सा कोड यूज करेंगे? उसके लिए एक स्टाइल शीट हम ले रहे हैं और इस पैराग्राफ पे इसको लगाएंगे। बॉडी के अंदर हम ये पैराग्राफ लिख रहे हैं और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां तक भी आप जो एक्सटर्नल सीएसएस की बात करते हैं उसको हम देते हैं हेड के अंदर, हेड के अंदर रहता है। तो हम क्या करेंगे, ex1.css में टेक्स्ट इंडेंट को हम दे रहे हैं 60 px। तो जहां पर भी आप ये कंटेंट लिखेंगे टेक्स्ट इंडेंट इसका 60 पिक्सल आएगा। ऐसी अगर आप अलाइनमेंट करना चाहें, टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी क्या करती है, ये जो पहले होता था जो आपका अलाइनमेंट एट्रीब्यूट, जो अलाइनमेंट होता था पहले पुराने वर्जन्स में HTML में, अब HTML5 है तो आप उसको लेफ्ट कर सकते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये अब टेक्स्ट यहाँ है, टेक्स्ट आपका लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है। तो लेफ्ट राइट सेंटर ये इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज थी। तो CSS आपको ये अलाउ करती है कि आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, यानी आपके पास कोई कंटेंट है तो उसको पूरे यहां से यहां तक आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, जो कि HTML में अवेलेबल नहीं है। जो जस्टिफिकेशन है ना, यानी आप क्या करेंगे, उसको जस्टिफाई कर देंगे तो सब पूरे खिंच जाएंगे, इस तरीके से प्रॉपर दिखाई देगा, मतलब एक लाइन में दिखाई देगा, मतलब सभी सारी लाइनें सारी लेंथ ले लेंगे। तो जो जस्टिफाई है वो जैसे मैं बता रहा हूं कि हर एक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन तक इसे खींच देंगे और ये अच्छा दिखता है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम दिखाना चाहते हैं टेक्स्ट टेबल हेडिंग th की जो अलाइंड है राइट में, जबकि टेबल डेटा, जो टेबल का डेटा है वो सेंटर में है ब्राउज़र विंडो के, और नॉर्मल टेक्स्ट जो पैराग्राफ में है वो जस्टिफाई है। तो उसके लिए एक यहाँ पर कोड लिखा गया है। इसमें हमने क्या किया कि एक्सटर्नल एक CSS है, इसमें हम कंटेंट देंगे। यहाँ पर एक बॉडी बनाई, बॉडी के अंदर हमने h1 h2 लिखा, एक टेबल भी बनाया। टेबल बना के हमने क्या किया, बॉर्डर 1 भी विद पूरा 100% ले लिया। इसके अंदर एक रो बनाई, उसमें हेडिंग 1 हेडिंग 2। यहाँ पर फिर TD जो दूसरा TR बनाया, टेबल रो बनाया, उसके अंदर 2 डेटा डाला, सेल 1 सेल 2, और एक और TR बनाया, यानी कि हमारी 3 रोज होगी, उसमें सेल 3 सेल 4। ऐसे ही अब यहाँ पर जो आएगा अगला, जस्टिफाइड टेक्स्ट इन पैराग्राफ्स। ये जो पैराग्राफ में कंटेंट आपको दिख रहा है ये आपको जस्टिफाइड दिखाई देगा। अब P एंड हो गया, यहाँ पर ये सब आपको जस्टिफाइड दिखाई देंगे। तो अब जब आप ex1.css में लिखेंगे तो अब जो टेबल हेडर है इसको टेक्स्ट अलाइन आप राइट कर दीजिए, जो टेबल डेटा होगा वो टेक्स्ट अलाइन आपका सेंटर आएगा, और जो पैराग्राफ है वो आपको जस्टिफाइड दिखेगा। जब इसका रिजल्ट आएगा तो जैसे आप चाह रहे थे ये आपको सेंटर में दिखाई देगा, ये आपको लेफ्ट में, डेटा इसके लेफ्ट में दिखाई देगा, और ये जो कंटेंट है ये पूरा का पूरा आपको पूरी तरीके से जस्टिफाइड दिखाई देगा। अब अगर डेकोरेशन की बात करें, टेक्स्ट को आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, जैसे डेकोरेट करने का मतलब क्या होता है, अलग अलग डेकोरेशन या इफेक्ट्स आता है। तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को, और लाइन थ्रू कर सकते हैं, यानी जैसे ये टेक्स्ट है, इसमें ये टेक्स्ट है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको लाइन थ्रू कर सकते हैं, और भी सारे डेकोरेशन हैं इसमें। तो ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं इसमें जो हेडिंग 1 होगी आपकी H1, ये आपको अंडरलाइन दिखाई देगा। H2 जो होगा वो हेडलाइंस, जिसमें आपको एक लाइन दिखाई देगी टेक्स्ट के ऊपर, और जो H3 है वो लाइन थ्रू होगा, मतलब इसके बीच में आपको लाइन दिखाई देगी। तो H1 अंडरलाइन देख पा रहे हैं, ये ओवरलाइन यानी इस लाइन के ऊपर लाइन दिखाई दे रही है, और लाइन थ्रू मतलब इसके बीच से लाइन जा रही है, बीच से कट हो रही है। फिर आपका आता है लेटर स्पेस। लेटर स्पेस क्या होता है, अब आपके पास टेक्स्ट कैरेक्टर है, इनके बीच में जगह भी तो देनी है, तो जो स्पेसिंग है वो आपको इस प्रॉपर्टी से मिलेगी। और ये कुछ है नहीं, ये सिंपल विड्थ है जितनी आपको डिजायर्ड विड्थ चाहिए होती है टेक्स्ट कैरेक्टर के बीच में, चाहे ये हो चाहे यहाँ के बीच में हो। अगर ये जैसे टेक्स्ट है TET लिखा, इसके बीच में क्या जगह हो, अगर आप जैसे 3 पिक्सल देते हैं, जो एग्जांपल हम देख पा रहे हैं,
इसमें 3 पिक्सल की स्पेसिंग देख रहे हैं आप लेटर्स के बीच में। तो मैंने जो आप बताया उसको लेटर्स कर दीजिए, जो ऊपर वाला बताया इसको आप हॉरिजॉन्टली सोचिए। हॉरिजॉन्टली सोचने का मतलब यह है कि एक कैरेक्टर और दूसरे कैरेक्टर के बीच में कितना आप अंतर देना चाहते हैं। और जो 6px है, जो हेडलाइंस ये H1 में आएगा, इसमें आप 6 पिक्सल दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये H1 लिखा और यहाँ पर ये P दिया, और यहाँ पर H1 में हमने कहा लेटर स्पेसिंग होगी 6px, और पैराग्राफ में जो कंटेंट होगा उसके बीच में लेटर स्पेसिंग होगी 3px। तो आप जब देखेंगे तो इनके बीच में जगह जो है वो 3px और 6px में आपको यहाँ मतलब you'll be able to see। अब आएगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कंट्रोल करती है जो टेक्स्ट का कैपिटलाइजेशन है, यानी कि अपर केस, लोअर केस, ये चीजें इसमें। तो इसको कैपिटलाइज करना है तो आप अपर केस, लोअर केस इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जो हेडलाइन है इसमें इस शब्द को आप ऐसे कैपिटल में भी लिख सकते हैं, या पहला जो अक्षर है इसका उसको कैपिटल कर सकते हैं। तो जो पॉसिबल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है उसमें आपके पास कैपिटलाइज है। कैपिटलाइज क्या करता है, जो पहले जो फर्स्ट लेटर है ना इसको कैपिटल कर देगा। अपर केस करेंगे तो इसको पूरा का पूरा कैपिटल कर देगा। लोअर केस करेंगे तो जो भी अपर केस में होगा उसको सबको लोअर केस कर देगा। और नो करेंगे तो कोई भी जैसा एचटीएमएल कोड जैसा आपने दिया है वैसे दिखाई देगा। तो एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्टाइल दी, यहाँ पर अलग अलग H1 बनाया, हमने यहाँ पर एक ऑर्डर लिस्ट बना दी, लिस्ट के अंदर कंटेंट दे दिए, ऑर्डर लिस्ट है ये। तो देखिएगा हेडिंग 1 पर तो हमने कहा कि कैपिटलाइज कर दे, यानी कि हर एक शब्द जो आएगा इसका वो कैपिटलाइज होगा। और जो लिस्ट, अच्छा ये ऑफ, इन, एंड ये सब नहीं, ये सब कैपिटलाइज नहीं होते, ये वैसे रहेंगे, केवल जो शब्द होंगे वो इस तरीके से होंगे। लिस्ट में आपने कहा कि इससे सारे अपर केस हो जाए, जितने भी आपको यहां दिख रहे हैं सारे अपर केस हैं। तो ये हमने बात की आज टेक्स्ट के बारे में, और अब हम इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं इसका। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने के लिए हम चलते हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस पे। तो ये नोटपैड प्लस प्लस है आपका। इसमें सबसे पहले हमने जो आज जो चीज सीखी उसमें हम चाहते हैं टेक्स्ट इंडेंट करना। 60 पिक्सल का हम इसका टेक्स्ट इंडेंट देंगे। तो ये कोड है आपका, इस कोड को आप लीजिए और font.html या हमने जैसे default.html बना रखी है कोई भी HTML फाइल बना दीजिए, उसमें रख दीजिए। तो इसमें हो क्या रहा है, मैं आपको पहले इसकी CSS भी जोड़ दूं। ex1.css थी हमारी, इसमें हमको ये कोड जोड़ना पड़ेगा, ये वाला। तो हमने क्या किया इसमें कि जो भी पैराग्राफ आएगा उसके टेक्स्ट इंडेंट आपको 60 पिक्सल में मिलेगा। तो कंट्रोल एस करिए इसको। इसका मतलब जहां पर जो भी ये P वाला कंटेंट दिख रहा है ये 60 पिक्सल का इसका टेक्स्ट इंडेंट होगा। आपको 60 पिक्सल बाएं हाथ पे जगह दिखाई देगी। मैं इसको रन कराता हूं। आप देखिए ये यहां से आता है कि इसने 60 पिक्सल जगह छोड़ के इसको शुरुआत की। तो आप ये बहुत जरूरत पड़ती है आपको जब आप हर पैराग्राफ को अलग से दिखाना चाहते हैं। तो अब नेक्स्ट जो आता है आपका वो है जो हमने आज सीखा, वो है आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला पहले मैं कोड डाल दूं फिर आपको बताता हूं क्या होगा इसमें। HTML से लेकर यहां से HTML का कोड ले लेंगे, बुक का कोड है ये, थोड़ा सा चेंज मैंने किया है इसमें ताकि ये चल पाए ठीक से। font.html या जो default.html बना रखी है उसमें हम देंगे। अब इसमें हमने किया क्या, कंट्रोल एस कर देता हूं। हमने इसमें जो मैं बताता हूं, पहले इसको मैं डाल दूं आपके ex1.css में। एक हमारी default.html हो गई, एक हमारी हो गई ex1.css फाइल बनाई हमने। तो जो भी टेबल हेडर होंगे वो आपको राइट में दिखाई देंगे, जो टेबल जो डेटा है वो सेंटर में दिखाई देगा, और जो पैराग्राफ है वो जस्टिफाइड दिखाई देगा। इसका मतलब th जहां जहां th आएगा उसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली। जहां जहां td आएगा, टेबल डेटा आएगा, उसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, या ये CSS स्टाइल शीट की प्रॉपर्टी लग जाएगी। और जहां जहां आप पैराग्राफ देखेंगे, ये वाला, ये पैराग्राफ है और भी पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ है, इसमें आपको जस्टिफिकेशन दिख जाएगा। जस्टिफाई यानी लेफ्ट और राइट मार्जिन पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। इसको भी सेव कर लेते हैं। अब इसको जरा default.html या आपने font.html बना रखा हो तो इसको हम रन करा देते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये आपका राइट में चला गया, जबकि हमने जो सीखा था वो सेंटर में भी कर सकते हैं। इसको ये सेंटर में कर दिया, इसको लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये सारे जस्टिफाइड हो गए। अब देखिए जस्टिफाइड में क्या हुआ, ये लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा इसने स्ट्रेच किया। तो ये प्रॉपर वैसे दिख रहा है जैसे दिखना चाहिए आपको। और जो इंडेंटेशन चाहे लगाए इसमें, तो हर पैराग्राफ अलग अलग से दिखेगा। जो आप 60 पिक्सल लगाया था अभी आपने, इसको दोबारा लगा सकते हैं। ये आपकी बात हुई आपके
अलग अलग टेक्स्ट इंडेंटेशन आपने देख लिया। नेक्स्ट जो हमने सीखा आज वो टेक्स्ट इंडेंटेशन के बाद वो ये था कि यहां पर हम आते हैं, इसमें है कि अलग अलग टेक्स्ट के डेकोरेशन हम अंडरलाइन करेंगे, ओवरलाइन करेंगे और लाइन थ्रू करेंगे। तो इसके लिए आप हमको ये वाला कोड लेना पड़ेगा जो बुक से लिया गया है। हम यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो हेडिंग वन आपको अंडरलाइन दिखाई देगी। पहले मैं इसको बना देता हूं इसकी सब कुछ, क्योंकि जो कंटेंट आ रहा है वो यहां से आ रहा है, इस CSS से आ रहा है। टेक्स्ट डेकोरेशन आपका अंडरलाइन हो जाएगी, ये ओवरलाइन हो जाएगा, ये लाइन थ्रू हो जाएगा। इसको हम सेव करते हैं, इसको भी हम सेव करते हैं। अब मैं इसको चलाता हूं, आप देखिएगा कि एक जगह आपको अंडरलाइन दिखाई देगी, एक जगह ओवरलाइन दिखाई देगा, एक जगह आपको लाइन थ्रू दिखाई देगा। तो ये अंडरलाइन हो गया, ये ओवरलाइन हो गया यानी कि लाइन के ऊपर, और ये स्ट्राइक ऑफ यानी कि बीच से लाइन गई। ये भी हमने देख लिया टेक्स्ट अलाइनमेंट। बेसिकली टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं, ये टेक्स्ट डेकोरेशन है। ये टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी अलग। देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन, ये टेक्स्ट अलाइन, ऐसे करके नाम भी इसके इसी तरीके से। जो अगला है वो है हमारा लेटर स्पेसिंग, 6px 3px। तो हेडिंग जहां जहां आएगी उसके बीच में जगह होगी 6 पिक्सल की। जहां पर आपका पैराग्राफ का कंटेंट होगा वहां पर आपकी लेटर स्पेसिंग होगी 3px की। तो इसको लेते हैं EX मतलब CSS में डालते हैं, सेव करते हैं, और ये जो HTML है इसको लेते हैं। HTML आप पिछला भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी कोड दिया हुआ है बुक में, तो हमने वो ले लिया। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, कंट्रोल-S करते हैं। अब जरा इसको चलाते हैं। आप देखें इसके बीच में आपकी क्या स्पेसिंग है, इसके बीच में क्या स्पेसिंग है, 6px 3px आप देख पा रहे हैं। ये आपकी टेक्स्ट स्पेसिंग हो गई। अब हम जो सीख रहे हैं या जो हमने सीखा है उसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं, टेक्स्ट के ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। कैपिटलाइज करेंगे मतलब हर एक जो शब्द होगा या वर्ड होगा उसका पहला अक्षर आपको कैपिटलाइज होकर आएगा, जिसमें आपको अपर केस होकर दिखाई देगा। तो ये जो कंटेंट है इसको आप कॉपी करना है आपको या लेना है CSS में, CSS बना के डालना है। और ये जो आपको कंटेंट मैंने अभी दिखाया ये वाला जो यहाँ पर है HTML वाला, इसको हम लेंगे क्योंकि इसमें ऑर्डर एक लिस्ट बनी हुई है और HTML का कंटेंट हमने लिया। तो इसमें हमने लिस्ट बनाई हुई है और एक हेडिंग दी हुई है। तो हेडिंग में अलग काम होगा, लिस्ट में अलग काम होगा। आप देखेंगे कैसे किस तरीके से कैपिटलाइज होता है, क्योंकि यहाँ कैपिटल नहीं है, ये आपको कैपिटल होकर दिखेगा। और यहाँ पर आप देखिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हर चीज एक एक, जैसे मैं इसको कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, अब ठीक है। अब इसको जरा सेव कर लिया जाता है। सेव करना बहुत जरूरी है। देखिए ये सेव नहीं है तो ये पिछली चीज लेता है और हमको फिर चीज दिखाई नहीं देती। तो जो स्टार देख पा रहे हैं ना आप नोटपैड++ में, ये तभी जाएगा आप कंट्रोल-S या सेव दबाएंगे। फिर हम यहाँ पर जाएंगे, इसको हम अब कंट्रोल-S, इसको हमने default.html बना रखी है, इसको हम रन कराएंगे। तो आप देखें ये C छोटा था, इसको बड़ा कर दिया, O को भी बड़ा कर दिया। जो मैंने आपको कहा था टेक्स्ट में कि ये O ऑफ एंड और को बिटवीन को नहीं करता है, उसको मैं चेंज करता हूँ, ये इसको भी कर देता है। क्योंकि बुक में इस तरीके से रिजल्ट आया था कि ये O कैपिटल नहीं होगा, तो मुझे वहां पर इस तरीके से डिस्कशन करना पड़ा। लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब देख रहे हैं तो हम अपने जो वाक्य है उसको चेंज करते हैं। ये जितने भी शब्द आएंगे उन सब के कैपिटल को ये चेंज कर देगा, ठीक। और यहाँ पर इसको ये सबको कैपिटलाइज कर ही रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये O को भी इसने कैपिटल किया, C को भी कैपिटल किया। फर्स्ट चाहे ऑफ हो, बिटवीन हो, एंड हो, इन हो, सबको फर्स्ट वाले को कर देगा है और इन सबको कैपिटल कर देगा। तो ये आपका इस तरीके का एग्जाम्पल होगा। तो काफी सारी चीजें हमने देख ली, जैसे हमने टेक्स्ट का के बारे में पिछली बार देखा, उसके पहले हमने फॉन्ट के बारे में देखा। अब हम जरा बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में जान लें। हमारे पास एक वेब पेज है, इसके पीछे क्या दिखने वाला है, फोरग्राउंड कलर क्या होगा इसका, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, बैकग्राउंड में कोई इमेज डाल सकते हैं क्या, बैकग्राउंड में रिपीट का मतलब क्या होता है, इमेज रिपीट का मतलब क्या होता है। तो फोरग्राउंड कलर ये कलर प्रॉपर्टी है। कलर प्रॉपर्टी मतलब कलर का मतलब ये होता है कि जो आप रेड, ग्रीन, ब्लू और इसके वैरायटी देख रहे हैं, तो जो कलर प्रॉपर्टी है फोरग्राउंड का मतलब ये होता है कि जो ब्राउजर में आपको फोरग्राउंड कलर दिखाई दे, यानी कि आप चाहते हैं कि सारी हेडलाइंस जो डॉक्यूमेंट की है यहां पर वो आप ग्रीन कलर में देखें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हेड है आपकी, बाकी आपने ये हम पिछले एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं जब हम इसका टेक्स्ट डेकोरेशन में अपर केस लोअर केस देख रहे थे। तो इसमें हमने क्या किया कि जो H1 है इसमें हमने कहा कलर : हैश
FF0000, इसका मतलब होता है ये R है, FF मतलब R। तो ये रेड में दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? H1। तो यहां पर H1 क्या है, जरा देखिएगा, इसमें H1 ये है। तो H1 देखते ही आप देखिए, H1 आते ही यहां पर ये आपका हो गया रेड। तो ये फोरग्राउंड कलर है, अभी बैकग्राउंड की बात नहीं हो रही है। यहां पर कलर हमने जो दिया ये हेक्साडेसिमल में दिया। आप बोलेंगे हेक्साडेसिमल तो मुझे पता नहीं, तो मैं क्या करूं? आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसको हटा दीजिए, यहां रेड लिख दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है आरजीबी वैल्यूज में, तो आप इसको आरजीबी ऐसे लिख सकते हैं, RGB 25500। अगर आपको मान लीजिए ये रेड ग्रीन ब्लू होता है, अगर आप देना चाहते हैं मान लीजिए ग्रीन, तो यहां पर आप 0 दे दीजिए, 2550। ब्लू देना चाहते हैं तो यहाँ 255 दे सकते हैं। ये तरीका होता है इसका देने का अलग अलग। अब फोरग्राउंड की बात हुई तो जरा बैकग्राउंड की बात भी हो जाए। ये बताता है कि ब्राउजर विंडो जो भी आपकी दिखाई देगी उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, पूरे पेज में लगेगी ये। तो ये बॉडी टैग के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे पेज में लगने वाली है। जो भी चीज जो आपकी इस तरीके की आती है वहां पर आप बॉडी में लिखते हैं, तो आप बैकग्राउंड कलर लगाएंगे। इसमें आपके और भी कलर, ये जो बैकग्राउंड कलर है आप हेडलाइन से भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट में भी लगा सकते हैं। तो जैसे अगर आप अलग अलग बैकग्राउंड कलर लगाना चाहें बॉडी और H1 टैग में इस तरीके से, तो ये बॉडी हो गया, ये आपका H1 टैग हो गया, इसमें अलग लगाना चाहते हैं, इसमें अलग लगाना चाहते हैं, तो एक काम करिए, आप यहाँ पर CSS में बॉडी के लिए बैकग्राउंड दीजिए, या FFCC60 कोई भी कलर दे सकते हैं आप, ये तो एग्जाम्पल है। ऐसी H1 में आपने कहा कलर ये होगा, बैकग्राउंड कलर ये होगा। तो आपने क्या किया, जहां पर हेडिंग आएगी उसका कलर बताया, हेडिंग का कलर बताया, और हेडिंग के कलर के पीछे क्या बैकग्राउंड हुआ है वो भी बता दिया। ये हेडिंग का कलर है और ये हेडिंग के बैकग्राउंड का कलर है। तो दो प्रॉपर्टी आपने डाल दी। अब बात आती है बैकग्राउंड इमेजेस की। अब तो आपने कहा कलर तो दे देंगे, क्या बैकग्राउंड में अपनी इमेज डाल सकते हैं, कोई सीनरी डाल सकते हैं? आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी जिसमें बैकग्राउंड में इमेज आती है, वो कैसे आएगी, वो बैकग्राउंड इमेज किस तरीके से आएगी? उसको कोई भी इमेज आप ले लीजिए, पहले तो आप जेपीजी ले सकते हैं, आप जो भी इंटरनेट वाली इमेजेस होती है, जैसे जेपेग हो गई, जिफ हो गई, बीएमपी हो गई आपकी, और भी टाइप की आपके पास इमेजेस हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपको एक लाइन करनी है, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को जो बॉडी में है वहां आप लोकेशन स्पेसिफाई कर दे कि कहां पर इमेज है आपकी। तो अब यहां कुछ नहीं करना है आपको, ये जो स्टाइल शीट है इसमें आप बताएंगे कि जो बॉडी होगी उसका बैकग्राउंड कलर आपने बता दिया, चाहे तो बताएं चाहे तो ना बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इमेज की बात हो रही है वो मेन ये है कि बैकग्राउंड इमेज आप दे रहे हैं, यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका आपने पाथ दे दिया कि अर्थ.जिफ होगी। ठीक, अब ये इमेज कहां से आएगी मैं आपको बताता हूँ। ये आप कोई भी इमेज, अपनी इमेज ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई इमेज हो तो आप अर्थ, जैसे आपका नाम है प्रवीण.jpg ऐसा डाल दीजिए। आपका नाम अजय है या आपका नाम मधु है, मधु.jpg डाल दीजिए, आपकी इमेज पीछे आ जाएगी। H1 के बारे में बात करें तो ये वैसे ही चल रहा है जैसे हमने अभी पीछे सीखा, कलर इसका ये होगा, बैकग्राउंड इसका ये होगा। कलर ये जो है वो आपको अगर ये नहीं समझ में आता तो रेड, ग्रीन, ब्लू या वायलेट, जो भी आपको ग्रे जैसे कलर समझ आता वो लिख सकते हैं। तो जब हम ये अर्थ वाली जिफ वाली इमेज लेंगे, ये बैकग्राउंड में इस तरीके से दिखाई देगी। ये पूरी की पूरी कैसे हो गई, एक के बाद एक के बाद इस तरीके से आ गई। और ये वही होनी चाहिए क्योंकि आपके पाथ ये दिया हुआ, तो ये वही होनी चाहिए जहां पर आपकी स्टाइल शीट हो। अगर आप इसको कहीं और रखते हैं तो यहाँ यूआरएल में आपको इस तरीके से देना होगा। ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं ये आपको प्रीवियस डायरेक्टरी में ले जाता है। मतलब ये जो डायरेक्टरी है, एक डॉट और डबल डॉट, ये इसकी अपनी आप अलग मीनिंग है। यानी कि आप अगर डॉट डॉट करते हैं तो आपको रूट डायरेक्टरी में ले जाएगा। रूट डायरेक्टरी में जो भी रूट डायरेक्टरी होगी वेब सर्वर की, उसके अंदर आपके जो वेब सर्वर के अंदर जो आपका फोल्डर बना हुआ है उस फोल्डर के अंदर ये इमेजेस ढूंढेगा। तो डॉट डॉट मतलब ये होता है ये रूट पे ले जाएगा, और एक सिंगल डॉट होता है यहाँ पर तो पिछली डायरेक्टरी मिल जाता है इसको। ये आप समझ जाएंगे जब आप थोड़ा सा काम करेंगे इस पे। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ से नहीं, मैं इंटरनेट से लेना चाहता हूँ, तो आप पूरा पाथ भी लिख सकते हैं। देखिए पूरा पाथ लिख सकते हैं। तो ये भी तरीका है इसमें। अब बैकग्राउंड रिपीट, आपने देखा कि इमेज किस तरीके से रिपीट हुई, एक के बाद एक आपको ये जिफ दिखाई दी। तो ये जो रिपीटेड था इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से ये रिपीट हुई, और इसने तब तक रिपीट होती रही जब तक इसने पूरा का पूरा स्क्रीन नहीं भर दिया। तो ये डबल डायमेंशन एरे की तरह इसको आपको दिखाई दे रही। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी है, ये इस बिहेवियर को कंट्रोल करती है। कैसे देखिएगा, अलग अलग जो वैल्यूज आप दे सकते हैं उसमें ये है बैकग्राउंड रिपीट एक्स।
ये हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी, रिपीट बाय करेंगे तो वर्टिकली रिपीट होगी। अगर आप रिपीट लिख देंगे तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों रिपीट होगी। नो रिपीट करेंगे तो इमेज रिपीट ही नहीं होगी। अगर आप ये जो पिछले बार देखा था, इसमें आप रिपीटेशन को हटाना चाहते हैं कि रिपीटेशन ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे बैकग्राउंड। ये यहां तक तो आप समझ गए, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। बैकग्राउंड रिपीट को आप नो रिपीट कर देंगे, बैकग्राउंड रिपीट को आप नो रिपीट कर देंगे। देखिए ये एक ही बार आई, रिपीट नहीं हुई है। तो इससे पहले कि मैं समराइज करूं, हमने जो आज सीखा है उसको हम पहले कर लेते हैं। इसका मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल बता देता हूं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले अपने नोटपैड प्लस प्लस पे। नोटपैड प्लस प्लस पे जाएंगे हम। ये कोड हमने बुक से लिया। बुक में हमने पहले, मैं आपको बता दूं, default.html है, इसको खाली कर देते हैं। या एक या कोई भी HTML आप बना सकते हैं, आपके ऊपर है। ऐसी CSS है, इसको भी खाली कर देते हैं। ये हम पिछले एग्जांपल से चले आ रहे हैं। तो default.html एक HTML फाइल होगी, उससे लिंक ये हमारी ex1.css है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी बैकग्राउंड इमेज को चेंज करते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज को चेंज करने का मतलब ये है, बैकग्राउंड इमेज नहीं, बैकग्राउंड कलर को, आई एम सो सॉरी, हम इसको बैकग्राउंड कलर पहले चेंज कर देते हैं। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाला कोड हम यहाँ लेते हैं। उसके बाद ये कोड होने के बाद, ये हमने कोड ले लिया, उसके बाद हम इसको अगर रन कराएंगे तो आप देखिएगा क्या होता है। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको पहले मैं रन करा के दिखाता हूँ आपको, फिर हम चेंज अप्रिशिएट करेंगे। अभी देखिए ये जो भी कुछ आ रहा है ना, एग्जाम्पल डिस्प्लेइंग फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, देयर इज नो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। नाउ वी विल ट्राई एंड गिव द बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर। नाउ हम अब बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर देने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम अपना ex1.css में इसको डाल देते हैं। अब इससे क्या हुआ, अभी जहां पर बॉडी दिखाई दे रही है, यहाँ पर जहां जहां बॉडी होगी उसका यहाँ बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, हमने दे दिया ये FFCC60। कुछ भी दे सकते हैं, मैं इसको छोड़िए, मैं आपको कुछ और करके दिखा देता हूँ। कुछ भी आप ले लीजिए, आपके ऊपर है। हेडिंग 1 का मतलब ये है कि इसकी हेडिंग 1 का जो कलर है, इस H1 का, इस टेक्स्ट का कलर जो होगा वो ये हो, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, ये इस तरीके से कलर बन जाएगा। आप, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये आपके ऊपर है, जो भी आप कलर देना चाहें। अब हमने यहाँ पर कंटेंट लिख दिया। अब आपको जो रिजल्ट है, ये वाला जो रिजल्ट है, आपको थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए। तो मैं इसको रिजल्ट रिफ्रेश करूं, आप देखिए कलर आपको चेंज आ गया। इस तरीके से बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर चेंज होगा। किस तरीके से फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर किया, इसमें आप कलर वेरिएशन जरूर लीजिएगा, अलग अलग चीजें ट्राई करिए, आपको बहुत सारी चीजें चेंज मिलेंगी। अच्छा, अब हम आते हैं अगले अपने डिस्कशन पे, जो कि अब इमेज के बारे में बात करते हैं। इंसर्ट करना है आपको इमेज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हो क्या है। हम क्या करेंगे, ये HTML का कंटेंट लेते हैं, यहाँ ले जाके रखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इंसर्ट किया इमेज, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। वी हैव नॉट इवन टॉक्ड अबाउट द इमेज हियर। हमने केवल ये कहा कि इमेज बैकग्राउंड में आ जानी चाहिए, और हमने उसको बॉडी के अंदर दे दिया, बस, है ना। कुछ भी नहीं दिया है। अब बॉडी के अंदर इमेज आएगी, ये कैसे पता चलेगा, ये हमने यहां से तय किया कि हम यहाँ पर आते हैं, बॉडी की बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर बताता हूँ आपको। या बॉडी का जो भी बैकग्राउंड कलर होगा वो तो होगा, लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड इमेज होगी वो अर्थ.gif होगी। ये उसी फोल्डर में होनी चाहिए जहां पर आपकी ये CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट जहां पर है वहां पर। इसी तरीके से आपने H1 को कहा कि इसकी कलर ये होना चाहिए, बैकग्राउंड ये कलर ये होना चाहिए। ये तो खैर आपने अभी भी सीख लिया। अब हमारा मुद्दा ये है कि अर्थ.gif। अब आप ये कहेंगे जिफ चलती नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी इंटरनेट जो इंटरनेट में चलने वाली इमेजेस हैं वो चलेंगी। जेपेग लीजिए आप, BMP जैसे मैंने आपको बताया, और बहुत सारी इमेजेस हैं जो आप ले सकते हैं। खैर, हम जाते हैं अर्थ.gif पे। तो आप बोलेंगे अर्थ.gif कहाँ से लाएं। अब ये सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेटर तरीका, जहां से आपने ये वीडियो भी सर्च किया होगा, इंटरनेट। यहां पर जाइए, सीधा सर्च करिए अर्थ.gif, बस इतना लिख दीजिए। देखिए कहाँ मिलता है, ये यहाँ पर मिल रही है आपको इमेज। तो चलिए इसी को ले लेते हैं, ओपन इन न्यू टैब करते हैं, देखते हैं ये वाली आ गई। ओके, ये वाली आ गई। ये चाहते हैं ये ले लीजिए, ये चाहते हैं ये ले लीजिए, जो आपकी मर्जी हो। ये घूमती हुई आएगी, थोड़ा घूमती हुई दिखाई देगी इसमें। तो हम क्या करते हैं कि इसको सेव इमेजेस कर देते हैं। अब ये कहाँ रखना है आपको, ये वहां रखना है जहां पर आपका ये डेटा है। ध्यान रखिए कि जहां जहां पर आपने ये चीज दी हुई है, मैं इसको अर्थ.gif कर देता हूं, क्योंकि इसका नाम हम अर्थ.gif वहां ले रहे हैं। ओके, अर्थ.gif हो गया ये। इसको मैंने यहां पर डाल दिया जहां पर हमारी बाकी फाइलें भी है। इसको फिर दोबारा चेक करने वाला पता चला कि आया नहीं। यहाँ पर हमने एक फोटो बना रखा, अर्थ.gif है इसमें, हाँ ये आ गई। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे इस पार्ट पे। अर्थ.gif नाम है इसका इमेज का, इसको सेव कर लेते हैं।
और ये बैकग्राउंड इमेज एज अ बैकग्राउंड इमेज आपके बॉडी में दिखाई देगी। यहां पर जाते हैं, इसको रन कराते हैं, default.html को इसको रन कराते हैं। ये देखिए आपको ये इमेज भी दिख गई, घूमती हुई भी दिखाई दी, बैकग्राउंड कलर भी आपने चेंज कर दिया, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है ना। अब ये यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इमेज कैसे ना, यही आदमी जब सबसे पहले जब जिसको किसी भी तरीके का HTML का नॉलेज नहीं होता है, वो जरूर सोचता है कि यार ये इसके पीछे इमेज कितनी बढ़िया हुई, कैसे लाते होंगे। अब आप देखिए कितना आसान तरीका है, कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें। फिर अगले इसमें हम नेक्स्ट डिस्कशन पे आते हैं, वो हमारा था इमेज के बाद कि हम चाहते हैं कि इसको रिपीट ना करें। आप देखें कि दिख तो बहुत सुंदर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इतनी सारी ना दिखाई दे, एक ही दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले कोड ले लें। ये कहा जा रहा है बुक में आपके font.html में दिया है, हम इसको default.html में डाल रहे हैं। आप किसी भी एक HTML में बना के इसको डाल सकते हैं। यहां पर हम ये वाला कंटेंट ले रहे हैं और यहां पर पेस्ट कर देंगे। हो क्या रहा है, बैकग्राउंड कलर तो इन्होंने दे दिया, यूआरएल बता दिया कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वो तो ये हो, रिपीट नहीं होगी, मतलब एक ही बार दिखाई देगा, बाकी जो कंटेंट है बिल्कुल सेम है पिछले की तरह। तो अब इसको सेव करिए, कंट्रोल एस को दबाइए, इसको कंट्रोल एस दबाइए, इसको रन करा देते हैं, देखिए क्या दिखता है। ये एक इमेज, बाकी अब यहां पर आप अपना कंटेंट लिखिए, फ्रेम बनाइए, विंडो बनाइए, टेक्स्ट लिखिए, हेडिंग लिखिए, जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से हमने DHTML यानी कि HTML और जावास्क्रिप्ट प्लस CSS का कॉम्बिनेशन दिखा, तो कितनी बेहतरीन तरीके से हमने एक बेसिकली यू आर एबल टू डिजाइन अ वेबसाइट नाउ। आप ये तैयार हो चुके हैं कि आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो अब इससे पहले कि चैप्टर को कंप्लीट करें, मेरा फर्ज बनता है कि समरी जरूर देख लें। तो शुरुआत से जो अभी तक हमने डिस्कस किया, 4 पार्ट हमने देखे अलग अलग। तो DHTML क्या है, ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग आपके टेक्नोलॉजीज का, अलग अलग बिल्ट इन ब्राउजर फीचर का, जो चौथे जनरेशन की बात इसमें की जा रही है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम अभी HTML5 और CSS 3 के जमाने में है। हो सकता है आप 2 साल 4 साल बाद इसे देखें तो ये जमाना चेंज हो जाए, फिलहाल के लिए यही है। CSS का मतलब ये होता है कि मेकअप वेब पेज में जो भी कंटेंट आप दिखाना चाहते हैं, या HTML का मेकअप CSS करता है, इसे हम स्टाइल शीट कहते हैं, जो हम फॉर्मेट करते हैं टेक्स्ट और HTML को। इसके अलावा पोजीशनिंग, लेयरिंग, कंटेंट, बाकी आपके CSS की बहुत सारी एग्जांपल में अभी मैंने आपको बता दिया, वो सारी चीज इसमें लगती है। जावास्क्रिप्ट क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे बिल्कुल नहीं कहूंगा, इसमें दिया हुआ है, इसका मैं पढ़ रहा हूं, आपका बुक का कंटेंट है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए इसका नाम स्क्रिप्ट लिया है, क्योंकि ये इतनी एनहांस हो चुकी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दर्जा इसे दे दिया गया है। लेकिन अगर आप इस HTML के संदर्भ में देखें तो इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इससे क्या होता है कि जो आपके HTML को आप एक्सेस कर सकते हैं, साथ में डायनेमिकली कंट्रोल कर सकते हैं आप एज अ वेब, क्योंकि आपको इवेंट देंगे तो कुछ रिजल्ट होगा, वो सब आप जावास्क्रिप्ट से हैंडल कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं आपके पास CSS को डालने के इसमें HTML के, एक इनलाइन है, एक आप एक्सटर्नली दे सकते हैं, एक इंटरनल है, 3 तरीके के हैं। फिर हमने फॉन्ट फैमिली की बात की, फॉन्ट स्टाइल की बात की, जैसे नॉर्मल, इटैलिक और पब्लिक की बात की। फॉन्ट वेरिएंट की बात करें तो आप कैप्स लॉक में दे सकते हैं, या पहले हमेशा अक्षर जो आपका वर्ड है उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। फॉन्ट वेट का मतलब कितना हैवी है, नॉर्मल कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। फॉन्ट साइज से आप साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं फॉन्ट का। टेक्स्ट इंडेंट का मतलब इसको इधर उधर खिसका सकते हैं। इसी तरीके से टेक्स्ट अलाइन में आप उसको पोजिशनिंग दे सकते हैं, ये बीच में रहेगा, दाएं में रहेगा, बाएं में रहेगा। टेक्स्ट डेकोरेशन से आप सुंदरता उसकी और बढ़ा सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं। लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं आप कैरेक्टर्स के बीच में। इसी तरीके से आप कैपिटलाइज, अपर केस और लोअर केस कर सकते हैं। कलर प्रॉपर्टी से आप जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं आप, फोरग्राउंड कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी में आप बैकग्राउंड में एक इमेज लगा सकते हैं, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। ऐसे ही आप अगर रिपीट नहीं करना चाहते इमेज को, तो नो रिपीट प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी, और ये मैंने कोशिश की प्रैक्टिकली आपको दिखाने की, ताकि जब आप इसको कंप्लीट सुने तो आपको लगे कि आपने कुछ चीज सीखी है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। ये बात हुई चैप्टर DHTML और CSS का।